Nor ye, you poor of lettered scorn complain. To you the smoothest song is smooth in vain. सो पोएट बताना चाह रहे हैं कि जो पुअर हैं उनको ना जो लेटर्ड क्लास के लोग हैं, लेटर्ड क्लास मीन्स द पोएट्स भी कह सकते हैं, जो एजुकेटेड पीपल हैं वो कह सकते हैं, वो लोग ना पुअर पीपल को बहुत ही नीची नज़रों से देखते हैं. स्टिल द स्मूदेस्ट सॉन्ग इज़ स्मूथ इन वेन. उनके लिए जो वो कोई मैटर नहीं करता कि तुम कितनी भी स्मूथ पोएम हो, कितनी भी अच्छा सॉन्ग हो उनके रूरल लाइफ के बारे में, वो फिर भी उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल करने में फ़ेल हो जाता है. Overcome by labor and bowed down by time, feel you the barren flattery of a rhyme. Can poets soothe you when you pine for bread by winding myrtles around your ruined shed? सो जो ये फ्लैटरिंग पोएम्स हैं, ये इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं, ये स्टिल जो इतना हार्ड वर्क करके, इतना टाइम के साथ साथ मेहनत करके इतना थक चुके हैं कि ये जो कंफर्टिंग लाइंस हैं ये भी उनके किसी मदद नहीं आएगी. और वो दूसरे पोएट्स से पूछना चाह रहे हैं, जॉर्ज क्रैब दूसरे पोएट्स से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारी ये जो पोएम्स हैं वो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर सकती हैं, लाइक ब्रेड. और ये जो पोएटिक लाइंस हैं ये भी यूज़लेस हैं जब कोई इंसान स्टार्व कर रहा है, जब कोई इंसान के पास अच्छा घर नहीं हो रहने के लिए. मीटल्स मतलब होता है रोमांटिक लाइंस. Can their light tales your weighty grief overpower, or glad with airy mirth the toilsome hour? तो क्या ये हल्की और डेलिकेट साउंड्स हैं जो पोएम्स की साउंड्स होती हैं, ये जो पुअर पीपल के, जो पुअर फार्मर्स के हार्ड वर्क्स को, उनके बर्डन, उनके ग्रीफ को ओवरपावर कर सकती है? नहीं ना. Rank weeds that every art and care defy reign over the land and rob the blighted rye. Their thistles stretch their prickly arms afar, and to the ragged infant threaten war. Their poppies nodding mock the hope of toil. There the blue bugloss paints the sterile soil. Hardy and high above the slender sheaf, the slimy mallow waves her silky leaf. Over the young shoot the sherlock throws a shade, and clasping tears the cling round the sickly blade. सो इस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली वीड्स की बात करी गई है. सो डिस्पाइट फार्मर्स बेस्ट एफर्ट्स, जो इन्वेजिव वीड्स हैं वो आ जाती हैं, जो लैंड को डोमिनेट कर जाती हैं और क्रॉप्स को भी ख़त्म कर जाती हैं एक तरीके से. सो बेसिकली थिसल्स, पॉपाइज एंड बगलॉस एंड शेरलॉक, ये कुछ वीड्स के नेम्स हैं जो कि पोएट ने यूज़ करे हैं कि ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ये जो क्रॉप्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं. Here joyless roam a wild amphibious race, with sullen woe displayed in every face, who far from civil art and social fly, and scowl at strangers with suspicious eye. So जो एम्फीबियस रेस है ये रेफ़र कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो मार्शी और वेटलैंड एरिया में रहते होंगे, एंड जो उनके एक्सप्रेशंस हैं वो शो कर जाते हैं कि वो कितनी सफ़रिंग कर रहे हैं, कितने मुश्किलों से गुज़र रहे हैं. सिविल आर्ट्स यहाँ पे शो करता है एजुकेशन, कल्चर और एडवांसमेंट्स को, जो कि पुअर फार्मर्स को और रूरल एरियाज़ में मोस्टली लोगों को नहीं मिल पाती है. एंड इसी रीज़न से वो डिसट्रस्टफुल हो चुके हैं, उन पे अभी ट्रस्ट नहीं बचा है और इसलिए वो हर किसी को एक सस्पिशियस वे में देखते हैं. Beneath yon cliff they stand, to show the frighted pinnace where to land, to load the ready steed with guilty haste, to fly in terror over the pathless waste. So basically जो फ्राइटेड पिनेस का मतलब हो सकता है एक ऐसी बोट जो कि
गुड्स से भरी हुई है और वो जो हैं उन्हें बताना चाह रहे हैं कि कहाँ पे लैंड करना है। ओके, उनको शोर दिखाना है। सो इस पैराग्राफ में बेसिकली यही दिखाया है कि जो फार्मर्स हैं वो अपने मनी में उनको इकोनॉमिकली इतना डिप्राइव्ड हो जाते हैं कि कभी कभी उन्हें रिस्की काम, इलीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना पड़ जाता है, जैसे कि स्मगलिंग या फिर चोरी का काम करना, क्योंकि उनके पास पॉवर्टी है, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो पैसा कहाँ से कमाए, पैसा कहाँ से लाए। तो जो थर्ड लाइन है उसमें बता रहे हैं रेडी स्टीड। रेडी स्टीड का मतलब हो सकता है कि अपने हॉर्सेस को रेडी रखो ताकि निकलने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये जो इलीगल वर्क है ये सही नहीं है, उन्हें लीगल और इलीगल बारे में पता है, बट स्टिल दे आर फोर्स्ड टू डू सो। सो उनको फियर हो सकता है या तो पकड़े जाने का, या तो फियर हो सकता है फेलियर का, हंगर का, या फिर डेट का। And a bold, artful, surely savage race, who only skilled to take the finny tribe, the yearly dinner or substantial bribe, wait on the shore, and as the waves run high, on the tossed vessel bend their eager eye, which to their coasts directs its venturous way, theirs o'er the ocean's miserable prey. सो फिनी ट्राइब बेसिकली रेफ़र करता है फ़िश को, एंड जो फ़िशरमैन हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है कुछ अर्न करने का, उनके पास दिस इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर देम टू अर्न समथिंग, और वो इस काम से भी सिर्फ इतना ही कमा सकते हैं कि उनका ईयरली डिनर हो। सो वो अपना बस गुजारा कर रहे हैं एक तरह से, एंड वो शोर पर वेट करते हैं। जब वेव्स हाई होती हैं, जब तूफ़ान आने वाला होता है, तो वो शोर पर वेट करते हैं ताकि जो बोट्स हैं वो किनारे पर आएंगी, मतलब इसका मतलब होगा बोट्स किनारे पर आएंगी तो उनके पास कुछ ना कुछ काम रहेगा करने के लिए। फ्लेड फ्रॉम दीज शोर्स वेयर गिल्ट एंड famine reign, and cried a hapless they who still remain। ये पैराग्राफ शो कर रहा है एक सेंस ऑफ एस्केप, मतलब कुछ पुअर पीपल होते हैं बोट्स के थ्रू यहाँ से निकलना चाहते हैं, और अनलकी आर दोज, हैपलेस मीन्स अनलकी और मिसफॉर्चुनेट, so unlucky are those who are still suffering. See them beneath the dog star's raging heat, when the knees tremble and the temples beat, behold them leaning on their scythes over, look over the labor past and toils to come explore, see them alternate suns and showers engage, and hoard up aches and anguish for their age। सो इसमें डॉग स्टार्स रेजिंग हीट का मतलब होता है हॉटेस्ट डेज ऑफ समर। सो जो फार्मर्स हैं वो हॉटेस्ट डेज ऑफ समर्स में काम करते हैं। सेकेंड लाइन में बताया गया है उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में कि उनकी नीज़ ट्रेम्बल करती हैं, उनके जो थ्रॉबिंग टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स मतलब बेसिकली होता है फोरहेड एरिया जो होता है, ओके। सो पसीने से भरा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। Behold them leaning on their sides, look over। सो देखो, जब हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, मान लो हम कुछ लिख ही रहे होते हैं, तो लिखते लिखते हम देखते हैं कि अभी और कितना लिखना बाकी है, सो वी लुक ओवर द वर्क दैट इज़ स्टिल लेफ्ट, राइट। तो वही चीज़ वो फार्मर्स करते हैं, उस पर वो खड़े होके देखते हैं कि आगे और कितना काम बचा है, फिर वो देखते हैं कि आगे तो और भी काम, मतलब बहुत सारा काम बचा हुआ है। See them alternate suns and showers engage, मतलब इनका वर्क ऐसा है कि कॉन्टीन्यूस साइकिल में चलता रहता है, भले सूरज हो, भले बारिश हो, भले सर्दी हो, गर्मी हो, उनको काम करते रहना पड़ता है। एंड लास्ट लाइन में बता रहे हैं कि ओल्ड एज तक आते आते उनकी पेन और सफरिंग बढ़ जाती है, बिकॉज अगर वो अपने लाइफ टाइम इतनी मेहनत करेंगे तो आगे जाके उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। Their children dwell who know no parents' care, parents who know no children's love dwell there, heartbroken matrons on their joyless bed, forsaken wives and others never wed।
ये पैराग्राफ काफ़ी क्लियर है। इसमें बता रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के लव और गाइडेंस के बिना ही ग्रो कर रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के बिना जी रहे हैं। एंड हार्ट ब्रोकन मेट्रॉन्स मतलब जो मदर्स होती हैं, हार्ट ब्रोकन मदर्स हैं, वो भी बेड पे बस बैठी हैं। वो उनके पास उनमें कोई जॉय नहीं है और उनको ग्रीफ हो रहा है कि हमारी फैमिली में क्या क्या लॉस हो रहा है, कि बच्चे बिना पेरेंट्स के बड़े हो रहे हैं। उस वजह से जो मदर्स हैं वो सैड हैं। फोरसेकन वाइव्स एंड अदर्स नेवर वेड। फोरसेकन वाइव्स मीन बंदे ने उससे शादी कर ली और उसको अकेला छोड़ दिया घर पे। सो दैट्स द रीज़न। और कुछ लड़कियों ने शादी ही नहीं करी। There lie the happy dead, from trouble free, no more, O death, thy victim starts to hear, church warden's turn, or kingly overseer. No more the farmer claims his humble bow, thou art his lord, the best of tyrants thou. ये इस पोएम का लास्ट पैराग्राफ है और इसमें डायरेक्टली डेथ के बारे में बात करी गई है कि जो फार्मर्स की जो पीस है उनको कब मिलता है, उनकी डेथ के बाद। सो देयर लाई द हैप्पी डेड। जो इंसान डेड हो चुका है, जो मर चुका है, उसको पीस और रिलीफ फाइनली मिल गया। नो मोर ओ डेथ दाई विक्टिम स्टार्ट्स टू हियर। अब जो विक्टिम है, जो जिसकी डेथ हुई है, फार्मर की जिसकी डेथ हुई है, वो रिलीजियसली और पॉलिटिकली उसे अब किसी भी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे किसी के अंडर कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट 2 लाइन्स में जो है वो पोएट डेथ को डायरेक्टली एक्नॉलेज करते हैं एज अ लॉर्ड, कि वो बेस्ट ऑफ टायरेंट्स हैं, क्योंकि वो लोगों को उनकी सफ़रिंग से, अथॉरिटी से और स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ से फ्री करती है। सो दैट इज़ इट फॉर द पोएम गाइज। तो ये द विलेज बुक 1 की एक्सप्लेनेशन थी, फुल एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स या और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, और अगर किसी और टॉपिक पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।